देखिए, इस वीडियो हम देखेंगे जो ओलंपिक में जो गेम होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे। बाकी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से गेम हैं वो चूज़ कर सकते हैं अपनी करियर के लिए। देखिए 3x3 बास्केटबॉल होता है, तो इसमें हर टीम के 3 खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं और एक अतिरिक्त खिलाड़ी है वो आधे कोर्ट पर होता है। बाकी 3 खिलाड़ी हैं कोर्ट पर खेलते हैं। दोनों टीमें में एक ही बास्केट स्कोर करती है। एक टीम में कोर्ट से 3 खिलाड़ी होते हैं। मैच सामान्यतः यहाँ पर 10 मिनट का गेम होता है। अगर गेम की बात करें तो 10 मिनट का ये गेम होता है 3x3 बास्केटबॉल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर 10 मिनट के अंत में कोई भी टीम 21 अंक तक नहीं पहुँची तो अधिक अंक वाली टीम है यहाँ पर जीत जाती है, और जो टीम पहले 21 अंक हासिल कर लेती है वो मैच जीत जाती है। 2 पॉइंट लाइन के बाहर से शॉट देते हैं तो 2 पॉइंट मिलते हैं, और 2 पॉइंट लाइन के अंदर से शॉट देते हैं तो 1 अंक मिलते हैं, और फ्री थ्रो में 1 अंक मिलता है। और शॉट क्लॉक केवल 12 सेकंड का होता है, इसलिए खेल बहुत तेज़ी से होता है। बास्केट होने के बाद गेंद तुरंत दूसरी टीम के खेल में आ जाती है, तो गेंद को पोजीशन बदलने के बाद 2 पॉइंट लाइन के बाहर ले जाना पड़ता है। फाउल की बात करें, गलत तरीके से धक्का देना, पकड़ना, मारना, खिलाड़ी के शॉट में अनुचित बाधा डालना फाउल हो सकता है। फाउल की स्थिति में फ्री थ्रो या पोजीशन यहाँ पर मिल सकता है। जीत कैसे तय होती है? पहले 21 अंक या 10 मिनट के बाद सबसे अधिक अंक है यहाँ पर मिल जाते हैं। तो टोक्यो 2020 ओलंपिक में पहली बार है ये 3x3 बास्केटबॉल है वो ओलंपिक स्पोर्ट्स के अंदर लाया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये है एरोबैटिक जिम्नास्टिक। एरोबैटिक जिम्नास्टिक में आप देख सकते हैं, एरोबैटिक जिम्नास्ट में खिलाड़ी मिलकर संतुलन, ताकत, लचीलापन, उछाल और कलाबाजी यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, एरोबैटिक जिम्नास्टिक इसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये इसके कुछ पिक्चर हैं एरोबैटिक जिम्नास्टिक के। ठीक है, यह ओलंपिक के वर्तमान मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन यह FIG के द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक डिसिप्लिन में से एक है। कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? महिला जोड़ी 2 खिलाड़ी, पुरुष जोड़ी 2 खिलाड़ी, मिश्रित जोड़ी 1 पुरुष 1 खिलाड़ी हो सकता है, महिला समूह 3 हो सकते हैं, पुरुष समूह 4 खिलाड़ी हो सकते हैं। खिलाड़ियों को संगीत के साथ रूटीन प्रस्तुत करना होता है। इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के कौशल दिखाई देते हैं। एक तो बैलेंस एलिमेंट, एक खिलाड़ी दूसरे को उठाकर सहारा देकर संतुलन बनाता है। दूसरा होता है डायनामिक एलिमेंट, खिलाड़ी एक दूसरे को उछालते हैं और हवा में फ्लिप और ट्विस्ट आदि करते हैं। अंक कैसे मिलते हैं? जब यहाँ पर मुख्य रूप से देखते हैं तकनीकी कठिनाई, प्रदर्शन की गुणवत्ता, शरीर की स्थिति, संतुलन, सिंक्रोनाइजेशन और रूटीन की कलात्मकता देखते हैं, और लैंडिंग की शुद्धता देखते हैं। गलती होने पर यहाँ पर अंक काटे जाते हैं, जैसे खिलाड़ी का संतुलन बिगड़ना, गलत लैंडिंग, रूटीन में सिंक्रोनाइजेशन की गलती, निर्धारित एलिमेंट ठीक से नहीं करना, खिलाड़ी का गिरना। इससे एग्जीक्यूशन स्कोर है यहाँ पर कम हो जाता है। विजेता यहाँ पर कैसे शो होता है? सभी रूटीन के बाद जिस जोड़ी या समूह को कुल स्कोर सबसे अधिक होता है वह विजेता होता है। ठीक है, तो एरोबैटिक जिम्नास्टिक है। अब तीसरा गेम है यहाँ पर एल्पाइन स्कीलिंग। एल्पाइन स्कीइंग है। एल्पाइन स्कीइंग आप देख सकते हैं। इसमें एल्पाइन स्कीइंग में क्या है ये? ठीक है, स्केटिंग के जैसा ये है यहाँ पर एल्पाइन स्कीइंग, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अलग है एल्पाइन स्कीइंग। तो एल्पाइन स्कीइंग में खिलाड़ी बर्फ़ से ढलान वाले पहाड़ पर स्की लगाकर बहुत तेज़ी गति से यहाँ पर नीचे आते हैं। स्की लगा करके बर्फ़ से ढलान वाला पहाड़ रहेगा उस पर नीचे लगा कर आते हैं। रास्ते में लगे गेट्स पोल के बीच से सही तरीके से गुजरना होता है। जो भी रास्ते में गेट्स लगे होते हैं, पोल लगे होते हैं, उनके बीच से खिलाड़ी को गुजरना होता है। रास्ते में जो भी गेट्स लगे होते हैं या पोल्स लगे होते हैं, कोर्स की सब कम समय में सही तरीके से पूरा करना होता है। मुख्य उद्देश्य होता है जो भी कोर्स आपको दिया गया है उसको सबसे कम समय में सही तरीके से पूरा करना। इसके मुख्य इवेंट में हम देखें डाउनहिल, सबसे तेज़ अल्पाइन स्कीइंग इवेंट में से एक है डाउनहिल। कोर्स लंबा होता है, गति बहुत अधिक होती है, खिलाड़ी को बड़े टर्न और जंप से गुजरने पड़ते हैं। आमतौर पर हर खिलाड़ी को टाइम्ड रन मिलता है। सबसे कम समय वाला खिलाड़ी यहाँ पर जीतता है। एक सुपर जी के नाम से होता है।
स्पीड और टेक्निकल स्किलिंग का यहाँ पर मिश्रण होता है। डाउन हिल से छोटा, अधिक टेक्निकल कोर्स है ये। गेट्स अधिक होते हैं। खिलाड़ी को तेज़ गति के साथ सही टर्न लेते हुए सबसे कम समय में यहाँ पर जीतना होता है। एक होता है जायंट्स स्लैलम। इसमें गेट्स अधिक करीब होते हैं, टर्न ज़्यादा होते हैं। खिलाड़ी आमतौर पर 2 रन करता है और दोनों रनों का सबसे कम समय यहाँ पर जोड़ा जाता है। सबसे कम कुल समय वाला खिलाड़ी यहाँ पर जीतता है। एक होता है स्लैलम, सबसे टेक्निकल इवेंट में से एक है। गेट्स बहुत करीब होते हैं। खिलाड़ी को तेज़ी से लेफ़्ट राइट टर्न लेने पड़ते हैं। आमतौर पर 2 रन होते हैं। दोनों का कुल समय देखा जाता है। टीम और कंबाइंड प्रकार का भी होता है। एक अल्पाइन स्कीइंग में कुछ कंपटीशन में अलग अलग स्कीइंग स्किल्स को मिलाकर के परिणाम तय किया जाता है। ओलंपिक प्रोग्राम में इवेंट स्ट्रक्चर के समय यहाँ पर समय के साथ है, इवेंट स्ट्रक्चर समय के साथ बदल दिए जाते हैं। कम खिलाड़ी हो तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सिर्फ तेज़ जाना पर्याप्त नहीं है, खिलाड़ी को सभी आवश्यक गेट सही क्रम में पार करने होते हैं। अगर खिलाड़ी गेट मिस करता है, गलत रास्ते से जाता है, कोर्स पूरा नहीं करता है तो नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। रन इनवैलिड और डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। सबसे कम वैलिड टाइम वाले को गोल्ड मिलता है, सबसे कम समय वाले को सिल्वर, फिर तीसरा कम समय वाले को ब्रॉन्ज। टेक्निकल इवेंट जैसे सैलम, जाइंट सैलम में सामान्यतः दोनों रनों के साथ समय को जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए हैं 2 रन आपने किए हैं, टोटल 100 सेकंड हो रहे हैं आपके, ठीक है। बी ने 100.440 है, सी ने 100.30 है, तो यहाँ पर एक खिलाड़ी जीतेगा क्योंकि उसका कुल समय सबसे कम है। डाउन हिल सबसे ज़्यादा स्पीड है। सुपर जी स्पीड प्लस टर्न होते हैं। जाइंट सैलम में बड़े टर्न होते हैं और सैलम में छोटे और तेज टर्न होते हैं। अब नेक्स्ट गेम है हमारे पास आर्चरी। आर्चरी जो तीरंदाजी है, तीरंदाजी गेम। तीरंदाजी में खिलाड़ी धनुष से तीर चलाकर दूर रखे लक्ष्य के केंद्र के जितना संभव हो सके उतना करीब निशाना यहाँ पर लगाता है। ओलंपिक में मुख्य रूप से रिकर्व आर्क की यहाँ पर खेली जाती है। तो आर्क की में देख सकते हैं आप, ये गेम है, मतलब टारगेट को हिट करना होता है आर्चरी में। ओलंपिक टारगेट का डायमीटर है 122 मीटर का होता है ओलंपिक टारगेट का डायमीटर, और टारगेट पर 10 स्कोर रिंग यहाँ पर होती हैं। 122 मीटर का होता है, 10 स्कोर रिंग होती हैं। केंद्र में 10 अंक मिलते हैं। फिर बाहर की ओर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 होता है और लक्ष्य से बाहर तीर लगने पर मिस या 0 अंक होता है। खिलाड़ी कितनी दूर से निशाना लगाता है। ओलंपिक इंडिविजुअल रिकर्व में अगर टारगेट देखें तो 70 मीटर दूर से खिलाड़ी है वो निशाना लगाता है ओलंपिक इंडिविजुअल रिकर्व में, ठीक है। यानी खिलाड़ी को 70 मीटर से दूर लगभग 122 सेंटीमीटर के टारगेट पर निशाना लगाना होता है। इंडिविजुअल मैच की बात करें, 2 खिलाड़ी आमने सामने होते हैं। यहाँ सेट सिस्टम इस्तेमाल होता है। एक सेट में प्रत्येक खिलाड़ी 3 एरो चलाता है। प्लेयर ने चलाए, एक ने स्कोर किया 10, 9, 8, 27, दूसरे ने 9, 9, 8, 26, तो ए सेट जीत जाता है, उसे 2 पॉइंट मिलते हैं। अगर बराबर स्कोर हो तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिलता है। कौन जीतेगा, तो आमतौर पर जो खिलाड़ी पहले 6 पॉइंट हासिल करता है वह यहाँ पर मैच जीत जाएगा। टाई होने पर क्या होता है, अगर मैच बराबरी या समाप्त हो जाए तो शूट ऑफ होता है। दोनों खिलाड़ी 1-1 एरो चलाते हैं। जिसका एरो केंद्र के ज़्यादा करीब चलता है वह जीत जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो अतिरिक्त एरो से टाई ब्रेक जारी रह सकता है, ठीक है। टीम इवेंट भी होते हैं इसमें। टीम कंपटीशन में खिलाड़ी मिलकर दूसरे की टीम के खिलाफ मुकाबले करते हैं। ओलंपिक रिकर्व में मेंस टीम में 3 खिलाड़ी होते हैं, वुमेन टीम्स में भी 3 खिलाड़ी होते हैं। टीम को अपने निर्धारित एरो को बारी बारी से शूट करना होता है और कुल स्कोर के आधार पर मुकाबला होता है। टीम मैच के में निर्धारित एरो सीक्वेंस या टाइम लिमिट का पालन करना होता है। मिक्स टीम में बात करें, एक पुरुष एक महिला मिलकर टीम बनाते हैं। इसका उद्देश्य दूसरे मिक्स टीम से बेहतर स्कोर करना होता है। अब किन किन कारणों से यहाँ पर नुकसान हो सकता है, निर्धारित समय से बाहर एरो शूट करना, गलत शूटिंग प्रोसीड्यूर करना, निर्धारित शूटिंग लाइन या रूल्स का उल्लंघन करना, गलत तरीके से टारगेट या इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना, इसे पेनल्टी स्कोर का नुकसान हो सकता है। जीत का सबसे आसान तरीका क्या है, टारगेट के केंद्र का जितना संभव हो सके उतना करीब लाएं, उससे ज़्यादा अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ओलंपिक आर्गे में केवल सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, कंसंट्रेशन, हवा की दिशा, वो कंट्रोल, मानसिक दबाव को संभालना सबसे ज़्यादा ध्यान रखना यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट गेम है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में आप देख सकते हैं अपना इंडिविजुअल लेवल पे कला दिखाता है इंसान आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में।
तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में खिलाड़ी ताकत, संतुलन, लचीलापन, गति और कलाबाजी का प्रदर्शन करते हैं। यह ओलंपिक के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। इसमें पुरुष और महिलाएं अलग अलग इवेंट यहाँ पर होते हैं। महिलाओं के कुल 4 इवेंट होते हैं। वॉल्ट, खिलाड़ी रनवे पर दौड़ करके वॉल्टिंग टेबल से उछलता है और हवा में फ्लिप और ट्विस्ट करके लैंडिंग करता है। तो यहाँ पर जंप की डिफ़िकल्टी, शरीर की पोजीशन, हवा में रोटेशन, लैंडिंग, तकनीकी एजुकेशन। अगर लैंडिंग पर खिलाड़ी कदम आगे पीछे लेता है तो अंक कट सकते हैं। फिर एक अनइवन बार होता है। अनइवन बार यानी असमान बार हम कह सकते हैं इसको। 2 अलग अलग ऊंचाई के हॉरिजॉन्टल बार होते हैं। अलग अलग ऊंचाई के बार के चारों ओर घूमता है खिलाड़ी, स्विंग करता है, रिलीज करके दूसरे बार पकड़ता है, फ्लिप और ट्विस्ट करता है और अंत में डिसमाउंट करती है। तो मुख्य चुनौती यहाँ पर क्या है? गति और शरीर का नियंत्रण बनाए रखना। फिर एक होता है बैलेंस बीम। एक सक्रिय बीम पर रोटेशन करनी होती है। बैलेंस बीम में जंप, टर्न, हैंड शेक, हैंड स्टैंड, फ्लिप, लीप्स, डिसमाउंट। सबसे बड़ी गलती, अगर खिलाड़ी बीम से गिर जाती है तो एजुकेशन में बड़ी कटौती होती है। फिर है फ्लोर एक्सरसाइज। फ्लोर एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि फ्लोर पर आदमी है, वो अपना टैलेंट दिखाता है। जैसे बैलेंस बीम में हम देख सकते हैं एक बैलेंस बीम पर अपना जो टैलेंट है वो यहाँ पर दिखाता है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं अनइवन बार में ये बार पर टैलेंट दिखाता है, ठीक है। और ये आर्टिस्ट जिम्नास्टिक है ही, ठीक है। एक होता है पंबल हॉर्स। पंबल हॉर्स में एक फ्लोर एक्सरसाइज होता है। फ्लोर पर टम्बलिंग और एरोबैटिक स्किल्स यहाँ पर दिखाई जाती है। तो पंबल हॉर्स पर भी एक्सरसाइज है, यहाँ पर दिखाता है खिलाड़ी। हाथों के सहारे लगातार स्विंग और सर्कुलर मूवमेंट करता है। पैरों को अपेट से टकराए बिना रिदम और कंट्रोल यहाँ पर बनाए रखा जाता है। फिर होता है एक स्टील रिंग। स्टील रिंग 2 रिंग पर खिलाड़ी स्ट्रेंथिंग होल्ड, स्विंग, हैंड स्टैंड्स, डिस्पाउंड यहाँ पर करता है। अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टील रिंग का एग्जाम्पल है। फिर बोल्ट है। पैरेलल बार में बोल्ट में यहाँ पर देख सकते हैं एक्सरसाइज वगैरह दिखाई जाती है, ये पैरेलल बोल्ट। फिर हॉरिजॉन्टल बार है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए आर्टिस्ट स्विमिंग है, कलात्मक तैराकी, ठीक है। पानी में किया जाने वाला खेल है आर्टिस्ट स्विमिंग। संगीत के साथ सिंक्रोनाइजेशन का प्रदर्शन करते हैं ये स्विमिंग में। सिंक्रोनाइजिंग स्विमिंग इसको कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए एथलीट्स हैं। अकेला खेल नहीं बल्कि कई अलग अलग ट्रैक्स और फील्ड और रोड इवेंट्स का समूह होता है। दौड़, कूद, फेंक, रेस वॉकिंग, मैराथन, कंबाइंड इवेंट ये सब होते हैं इसमें। स्प्रिंट में तेज़ दौड़ होती है। 100 मीटर की सबसे प्रसिद्ध स्प्रिंट इवेंट है। सभी खिलाड़ी स्टार्टिंग ब्लॉक से शुरू करते हैं और हर खिलाड़ी अपनी लेन में दौड़ता है। फॉल्स स्टार्ट पर खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई होता है, ठीक है। विनर सबसे कम समय वाला। 200 मीटर की भी स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट और कर्व होती है। 400 मीटर की भी होती है। फिर मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस होती है। 800 मीटर 2 लैप, 1500 मीटर 3x3x4 है, 5000 मीटर की होती है, 10,000 मीटर की होती है। केवल स्पीड नहीं बल्कि स्टेमिना और स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। फिर हर्डल्स रेस होती है, 3 हर्डल रेस। खिलाड़ी दौड़ते हैं, हर्डल को पार करते हुए दौड़ते हैं। फिर 3000 मीटर की स्टेप फ्लीस चेस, 3000 मीटर की यहाँ पर स्टीपली चेस होती है। दौड़ना, हर्डल को पार करना, वाटर जंप पार करना होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर रिले होती है 400 मीटर की। एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। हर खिलाड़ी 100 मीटर दौड़ता है, फिर अगले खिलाड़ी को बैटन देता है। हर खिलाड़ी को 1 लैप दौड़ता है और बैटन अगले खिलाड़ी को देता है, ठीक है। रिले होती है। फिर लॉन्ग जंप होती है, ठीक है। ये लॉन्ग जंप आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप 300 मीटर की स्टेपलेस देख सकते हैं।
ठीक है। फिर हर्डल वाली रेस देख सकते हैं, 3 हर्डल वाली रेस। ठीक है, ये एथलीट्स में नॉर्मल रेस है। फिर हाई जंप देख सकते हैं, हाई जंप हॉरिजेंटल बार के ऊपर से कूदना होता है हाई जंप में। फिर जेवेलियन थ्रो है, जेवेलियन थ्रो रनवे पर दौड़कर जेवेलियन फेंका जाता है। भाला सही तरीके से लैंडिंग सेक्टर में किसी में गिरना चाहिए। सबसे दूर वैलिड थ्रो माना जाएगा जेवेलियन थ्रो। फिर है डेकस थ्रो, चक्का फेंक डेकस थ्रो है। खिलाड़ी सर्कुलर थ्रोइंग एरिया में घूमकर डेकस को फेंकता है, तो ये डेकस थ्रो है। फिर है शॉर्ट पुट, गोला फेंक। जैसे डेकस थ्रो है ऐसे ही गोला होता है, शॉर्ट पुट गोला फेंक। ठीक है, यह गेंद को सामान्य तरीके से फेंकना नहीं है। खिलाड़ी भारी मेटल शॉट को गर्दन और कंधे के पास से पुश करता है और निर्धारित सर्कल से बाहर निकले बिना थ्रो करना होता है। सबसे दूर वैलिड पॉइंट जीता है। फिर एक हैमर थ्रो होता है, भारी बॉल को वायर और हैंडल से पकड़कर कई बार घुमाता है फिर छोड़ देता है, हैमर थ्रो। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 10 इवेंट होते हैं, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400 मीटर, 10 मीटर, डिकस, पोल वॉल्ट, जवेलियन 1500। फिर ऐसे ही एप्थालन होते हैं मेलों के। फिर मैराथन होती है, इसमें मैराथन जैसे 41 किलोमीटर की रोड रेस होती है, ओलंपिक मैराथन 41.195 किलोमीटर की मैराथन होती है। खिलाड़ियों को अपनी एनर्जी, हाइड्रेशन, प्लेस को बहुत सावधानी से करना पड़ता है, पहले फिनिश वाला। फिर रेस वॉकिंग होती है। ठीक है, फिर देखते हैं हम बैडमिंटन। बैडमिंटन देखिए, बैडमिंटन में खिलाड़ी रैकेट से शटल चिड़िया के नेट के ऊपर से दूसरी बार और मारता है शटल कॉक को। ठीक है, शॉर्ट सर्विस, नेट, सेंटर लाइन, डबल लॉन्ग सर्विस। ठीक है, 20 फीट ऐसे रहता है, उसमें 17 फीट ऐसे रहता है, यानी 44 फीट, 17 दूनी 34 और 20 फीट ऐसे रहता है। पूरा कंप्लीट लेंथ है ये 44 फीट, 20 फीट यहाँ पर चौड़ाई रहती है। एक खिलाड़ी 1x1 डबल वाई डबल भी होता है, मैन सिंगल, वुमेन सिंगल, मैन डबल, वुमेन डबल और मिक्स डबल होते हैं। ठीक है, कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर होती है। ठीक है, बेस्ट ऑफ 3 गेम जीता जाता है, यानी जो खिलाड़ी 2 गेम जीतती है वह मैच जीतती है। ठीक है, स्कोरिंग सिस्टम की बात करें, रैली पॉइंट सिस्टम इसका प्रकार है। आप सर्व करें, अपोनेंट रैली जीतने पर आपको पॉइंट मिलेगा। एक गेम 21 पॉइंट का होता है। 20-20 होने पर क्या होगा, 20-20 हो जाए तो खिलाड़ी को 2 पॉइंट को बढ़त चाहिए। 21-20 पे गेम ख़त्म नहीं होगा, 22-20 पे होगा फिर। लेकिन जैसे स्कोर बढ़ता जाता है, 29-29 होने पर जैसे मैक्सिमम लिमिट होती है, जैसे इस तरीके से बढ़त से अगर 29-29 पॉइंट तक पहुंच गए तो 30वां पॉइंट लेने वाला खिलाड़ी जोड़ी गेम जीत जाएगा। इसलिए मैक्सिमम गेम स्कोर जो है वो 30 हो सकता है, 30 से ऊपर गेम स्कोर नहीं जा सकता। सर्व हमेशा डायगोनल अपोजिट सर्विस काउंट में जाना चाहिए। स्कोर के अनुसार सर्विस की पोजीशन बदलती है। स्कोर के अनुसार ही सर्वर की पोजीशन बदलती है। अगर सर्वर का स्कोर इवन है तो राइट साइड कोर्ट से सर्व करना होगा, और अगर स्कोर ऑड है तो लेफ़्ट साइड कोर्ट से यहाँ पर सर्विस करनी होगी, और स्कोर इवन है तो राइट साइड से करना होगा। फॉल्ट क्या होता है, अगर खिलाड़ी नियम तोड़ता है फॉल्ट हो सकता है, जैसे शटल कॉक से कोर्ट से बाहर गिरना, शटल कॉक को नेट के पार न भेज पाना, शटल कॉक को 2 बार हिट करना, खिलाड़ी को नेट का अनुचित तरीके से छूना, गलत सर्व करना, शटल कॉक को शरीर या कपड़े से रोकना। फॉल्ट होने पर अपोनेंट को पॉइंट मिलता है। नेट को छूना, अगर खिलाड़ी रैकेट या शरीर से नेट को अनुचित रूप से छूता है तो फॉल्ट हो सकता है।
अगर शटलकॉक बाउंड्री के बाहर गिरता है, जिसे खिलाड़ी ने उसे बाहर मारा है, उसकी रैली हार जाती है। इसलिए कोर्ट को लाइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। सिंगल बॉल से डबल होता है। कोर्ट में हम देखें खिलाड़ी की 1 to 1, 2 to 2 होता है। कोर्ट सकड़ा होता है सिंगल में, डबल में चौड़ा होता है। रैली तेज़ होती है और डबल में बहुत तेज़ होती है। स्ट्रेटेजी यहाँ पर सिंगल्स में व्यक्तिगत हो सकती है, जबकि डबल में टीम वर्क के रूप में होता है। अटैक, डिफेंस, पोजीशन और कम्युनिकेशन करना पड़ता है डबल में। ठीक है। मिक्स डबल में एक पुरुष एक लेडीज होते, एक पुरुष एक महिला बनाते हैं, दूसरी टीम में एक पुरुष एक महिला होते हैं। ओलंपिक बैडमिंटन का एक महत्वपूर्ण इवेंट है मिक्स डबल। ओलंपिक में विजेता कैसे तय होते हैं? टूर्नामेंट में खिलाड़ी टीम पहले ग्रुप या क्वालिफिकेशन स्टेज या निर्धारित टूर्नामेंट फॉर्मेट से आगे बढ़ती हैं, जैसे नॉकआउट, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। और फाइनल जीतने वाला गोल्ड मेडल, सिल्वर हारने वाला सिल्वर मेडल और सेमीफाइनल में हारने वाली टीम प्लेयर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं। ठीक है। बैडमिंटन में सबसे महत्वपूर्ण जो स्किल्स हैं यहाँ पर, फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, रिएक्शन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, स्मैश, डिफेंस, स्ट्रेटजी और सर्व और रिटर्न यहाँ पर अच्छे होने चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर है बेसबॉल। बेसबॉल जिसे सॉफ्ट बॉल भी बोलते हैं। बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल बैट और बॉल स्पोर्ट्स हैं। बेसबॉल भी एक टीम बैटिंग करके रन बनाने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी टीम फील्डिंग करके बल्लेबाज को आउट करने की कोशिश करती है। तो ये बेसबॉल है। ठीक है। तो इसमें देखिए आप अब बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल है वो देख सकते हैं, इसके जो भी स्कोर रहते हैं। बैटिंग टीम रन बनाने का काम करती है, फील्डिंग टीम है आउट करने का काम करती है। कितने खिलाड़ी होते हैं? फील्ड पर एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। सॉफ्ट बॉल अगर आमतौर पर फील्ड पर 9 खिलाड़ी होते हैं, तो दोनों खेलों के रूल्स काफ़ी समान हैं, लेकिन फील्ड, पिचिंग और कुछ टेक्निकल रूल्स होते हैं। जैसे मैदान की बात करें, बेसबॉल के मैदान का कुछ हिस्सा लगभग डायगोनल जैसा होता है। मुख्य हिस्सा जो है बेसबॉल का डायगोनल जैसा होता है। 4 महत्वपूर्ण बेस होते हैं: होम प्लेट, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट और थर्ड प्लेट। जैसे होम प्लेट होगी, फिर फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस और थर्ड बेस होता है। पिचर माउंट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बैटर गेंद को हिट करने के बाद सभी बेस को सही क्रम में पार करके होम प्लेट पर पहुंच जाता है हिट करने के बाद में, तो 1 रन माना जाएगा। ठीक है। फर्स्ट बेस, सेकंड बेस और थर्ड बेस के बीच में 90-90 फीट की डिस्टेंस होती है। खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैटिंग टीम चाहती है कि बॉल हिट करो, बेस को दौड़ो, होम पहुंचो, रन बनाओ। फील्डिंग टीम चाहती है कि बैटर और रनर को आउट करो। पिचर क्या करता है यहाँ पर? फील्डिंग टीम का पिचर बैटर की ओर गेंद फेंकता है और बैटर कोशिश करता है कि गेंद को बैट से हिट करने की। अगर बॉल अच्छे क्षेत्र में हिट होती है तो बैटर दौड़ सकता है, और बैटर के 3 मुख्य परिणाम होते हैं। हिट यानी बैटर गेंद को फील्ड में मार देता है और बेस की ओर दौड़ लगाता है। स्ट्राइक की बात करें, कुछ परिस्थितियों में पिच स्ट्राइक मानी जाती है। आमतौर पर 3 स्ट्राइक आउट होगा, लेकिन स्ट्राइक की प्रीसियस डेफिनेशन पिच और बैटर के एक्शन पर निर्भर करती है। बॉल की अगर बात करें, अगर पिच स्ट्राइक जोन में नहीं जाती है तो बैटर स्विंग नहीं करता, उसे बॉल कहा जाता है। बॉल इक्वल टू वॉक यानी बैटर को फर्स्ट बेस मिल जाता है। आउट कैसे होता है? बेसबॉल और सॉफ्टबॉल में कई तरह से खिलाड़ी आउट हो सकता है। स्ट्राइक आउट यानी बल्लेबाज के खिलाफ स्ट्राइक आउट। फिर फ्लाई बॉल कैच, अगर गेंद हवा में हिट करता है और फील्डिंग प्लेयर उसे ग्राउंड पर गिरने से पहले पकड़ लेता है। फोर्स आउट, रनर किसी बेस की ओर मजबूती में दौड़ रहा है और फील्डर बॉल कर लेकर उस बेस को अब पहले टच कर देता है, तो रनर आउट माना जाता है। अगर रनर बेस के बाहर है और फील्डर बॉल के साथ उसे टैग कर देता है तो रनर आउट माना जाता है। 3 आउट की बात करें, एक टीम बैटिंग टर्न में 3 आउट यानी होने के बाद उसकी बैटिंग समाप्त हो जाती है और टीम बदल जाती है। इनिंग की बात करें, बेसबॉल में एक इनिंग में दोनों टीमों को बैटिंग और फील्डिंग करने का मौका मिलता है। 9 इनिंग होती हैं। सॉफ्टबॉल में 7 इनिंग होती हैं। जिस टीम में सबसे अधिक रन होते हैं वह यहाँ पर जीतती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में दो टीमें एक दूसरे के बास्केट में गेंद डाल करके पॉइंट बनाती हैं। बास्केटबॉल, ये है बास्केटबॉल। मैच ख़त्म होने तक अपोनेंट से ज़्यादा पॉइंट बनाना होता है यहाँ पर। ये कोड होता है बास्केटबॉल का, फ्री थ्रो सर्किल। ठीक है, 10 मिनट का गेम होता है। 10 to 14 रेगुलर प्लेइंग टाइम 40 मिनट। डिफेंस ऑफेंसिव फॉल होते हैं यहाँ पर। रीबाउंड क्या होता है, असिस्ट क्या होता है, फास्ट ब्रेक क्या होता है, वो तो हम देख लेंगे, फिर कोई मतलब नहीं है। एक गेम होता है बीच हैंडबॉल। बीच हैंडबॉल क्या होता है? बीच हैंडबॉल है हैंडबॉल का रेत पर खेला जाने वाला तेज़ और रोमांचक गेम है बीच हैंडबॉल। खिलाड़ी हाथ से गेंद पास करता है और अपोनेंट के गोल में गेंद डालते हैं। इनर हैंडबॉल की तुलना में कम खिलाड़ी और छोटे कोर्ट होते हैं। खेल बहुत तेज़ अटैक और स्प्लेक्टर शॉट होता है। तो बीच हैंडबॉल वर्तमान में ओलंपिक गेम का मेडल स्पोर्ट नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है और ओलंपिक चैनल की स्पोर्ट सूची में ये प्रेजेंट टाइम पे नहीं है बीच बॉल। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम पर ये है नहीं ओलंपिक में, बाकी बीच पर ही खेला जाता है। फिर 360 स्पिन शूट होता है, घूम के आदमी देता है। बीच हैंडबॉल की सबसे पहचानने योग्य टेक्निक में से एक है। खिलाड़ी हवा में शॉट के दौरान 360 गेंद को गोल में डालने की कोशिश करता है, 360 घूम करके, और सफल रहने पर गोल से अधिक पॉइंट यहाँ पर ले सकता है। फिर एरियल फ्लाई गोल होता है। गोलकीपर की भूमिका यहाँ पर होती है, चलो कोई ना। पेनल्टी थ्रो, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब जैसे बीच हैंडबॉल होता है ऐसे ही बीच वॉलीबॉल होता है। अब जैसे बीच हैंडबॉल है ऐसे ही बीच वॉलीबॉल भी है। बीच वॉलीबॉल, ठीक है। ब्लॉक किया जाता है, ऐसे ब्लॉक का है ये साइन। ब्लॉक कैसे करते हैं? फिर नेक्स्ट देखते हैं, बीच रेसलिंग भी होती है, कुश्ती। बीच रेसलिंग बीच कुश्ती होती है। बीच पे जो कुश्ती होती है उसको बीच रेसलिंग बोलते हैं। तो वर्तमान में ओलंपिक खेल का मेडल स्पोर्ट नहीं है। ओलंपिक चैनल की सूची में होने का मतलब यह ज़रूरी नहीं कि हर खेल वर्तमान में ओलंपिक में मेडल इवेंट का हो। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम पे ये ओलंपिक में नहीं खेला जा रहा है बीच रेसलिंग। ठीक है, अब एक गेम है ये बायथलॉन। बायथलॉन की बात करें, बायथलॉन बिनर स्पोर्ट्स है। दो बिल्कुल अलग स्किल्स को मिला करके बनाया जाता है बायथलॉन। क्रॉस कंट्री स्किलिंग या राइफल शूटिंग के जैसे ही है। यहाँ पर खिलाड़ी बर्फ़ पर स्की करते हुए दूरी तय करता है और बीच बीच में शूटिंग रेंज पर रुककर टारगेट को हिट करता है। तेज़ स्की करो, निशान लगाओ, फिर स्की करो, फिर निशान लगाओ, इस तरीके से यहाँ पर होता है। क्रॉस कंट्री स्कीइंग इसको बोल सकते हैं। स्किस पहनकर वर्तमान में कोर्स में आगे बढ़ता है। स्पीड, स्टेमिना, टेक्निक यहाँ पर चाहिए। ठीक है, स्कीइंग के दौरान खिलाड़ी शूटिंग रेंज पर पहुंचता है और शूटिंग प्रोन खिलाड़ी लेट कर निशान लगाता है या खिलाड़ी खड़े होकर निशान लगाता है। टारगेट कैसा होता है? 5 टारगेट होते हैं। खिलाड़ी को सभी टारगेट हिट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है बाबस्ले गेम है। यहाँ पर बॉबस्ले देखिए स्पीड कार जैसे ही होता है बॉबस्ले।
बॉबस्लेज विंटर स्पोर्ट है जिसमें खिलाड़ी एक बहुत ही स्लेब यानी बैठकर बर्फ़ की घुमावदार ट्रैक पर बहुत तेज़ गति से नीचे आते हैं, बॉबस्ले में बैठ करके। ठीक है, तो बॉबस्ले में बैठ करके नीचे आते हैं खिलाड़ी इसमें बर्फ़ की उस पर बहुत तेज़ी से गति से। फिर ये है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग का तो आपको पता ही है। वैध पंच लगाकर अपोनेंट से बेहतर प्रदर्शन करना और जजेस से अधिक स्कोर हासिल करना इसका मुकाबला का काम है। वेट कैटेगरी मुकाबले होते हैं, वेट क्लासेज में अलग अलग बॉक्सर compete करते हैं। ठीक है, बॉक्सिंग रिंग होती है यहाँ पर। मुकाबले पर रोप्स वाले स्क्वायर रिंग होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं। बॉक्सर अपने कॉर्नर से मुकाबला शुरू करता है और राउंड के बीच बीच वापस आ जाता है। ओलंपिक बॉक्सिंग में मुकाबला प्रोफेशनल बॉक्सिंग से अलग फॉर्मेट में होता है। 3 राउंड होते हैं ओलंपिक फॉर्मेट में, 3 मिनट के। कितने साफ और वैध पंच लगे हैं, वो क्लीन पंचिंग होते हैं, उसका स्कोर ज़्यादा होता है। कितने प्रभावी इफेक्टिव एग्रेशन, कितने प्रभावी तरीके से अटैक किया है, कितने पंचेज को ब्लॉक, स्प्लिप और इवेड किया है। डिफेंस में बात करें, रिंग जनरलशिप की बात करें, कितने मुकाबले की गति और दूरी को बेहतर कंट्रोल किया है। तो देखिए, जैब सीधा और तेज़ पंच आमतौर पर आगे वाले हाथ से वो जैब पंच होता है। क्रॉस होता है पीछे वाले हाथ से लगाया जाने वाला पावरफुल स्ट्रेट पंच। हुक होता है साइड से लगाया जाने वाला पंच। और अपर कट होता है नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाने वाला पंच। सामने साइड का हेड एरिया, अगर बॉक्सिंग में स्कोरिंग के लिए पंच का मुख्य टारगेट एरिया क्या होता है, सामने साइड का हेड एरिया और टॉर्सो का वैध स्कोरिंग एरिया। पीछे के सिर पर, गर्दन के पीछे, कमर के नीचे ऐसे क्षेत्रों में मारना फाउल होता है। अपोनेंट को पकड़कर मारना, कमर के नीचे पंच करना, हेडबट एल्बो का इस्तेमाल करना, पीछे से मारना, गिरे हुए अपोनेंट पर हमला करना, रोप का गलत फ़ायदा उठाना, रेफरी के आदेश की अनदेखी करना, ये सभी फॉल होते हैं। ठीक है, पंचिंग, डिफेंस, फुटवर्क, एक्यूरेसी, स्पीड, स्ट्रेटेजी, स्टेमिना, यहाँ पर सब चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट गेम है कैनोई स्लेलम। कैनोई स्लेलम है, ये देखिए कैनोई स्लेलम। इसमें क्या होता है, एक जल खेल है। इसमें खिलाड़ी तेज़ बहते हुए पानी में कैनोई या कायक जैसे लगभग 20 गेट्स के बीच से गुजरता है। कौन से बोर्ड का इस्तेमाल करता है कैनोई, यानी खिलाड़ी सामान्यतः एक ब्लेड वाले पैडल का इस्तेमाल करता है और नीइंग पोजीशन में होता है। खिलाड़ी 2 ब्लेड वाले पैडल का उपयोग करता है और सामान्यतः बैठकर नेडिंग करता है कायक में। तो कैनोई सी में नी पोजीशन पर करता है और कैनो के में यहाँ पर बैठकर पैडिंग करता है। गेट्स होते हैं, गेट्स को पार करना होता है इसमें। ठीक है, फिर होता है कैनोई स्प्रिंट। कैनो स्प्रिंट है, ठीक है, सीधी लाइन में सबसे तेज़ गति से फिनिश लाइन पर पहुंचने वाला होता है कैनो स्प्रिंट। रेस होती है इसमें प्रॉपर कैनो स्प्रिंट में। नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। कृत्रिम क्लाइंबिंग बॉल पर लगे होल्ड को पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग डिसिप्लिन का समूह है, स्पीड, ब्लंडर और लीड। टोक्यो 2020 में तीनों को एक कंबाइंड इवेंट में जोड़ा गया। पेरिस 2024 में स्पीड अलग इवेंट था और ब्लंडर और लीड कंबाइंड इवेंट रहे हैं। लॉस एंजल्स 2028 में पहली बार तीनों डिसिप्लिन को अलग अलग मेडल यहाँ पर इवेंट किए जाएंगे। स्पीड क्लाइंबिंग बोलते हैं इसको। सबसे आसान डिसिप्लिन सबसे समझने के लिए, जो खिलाड़ी सबसे तेज़ 15 मीटर दीवार के ऊपर पहुँचे
वो यहाँ पर जीत जाएगा। स्पीड क्लाइंबिंग में 15 मीटर ऊंची वॉल होती है। स्पीड क्लाइंबिंग में रूट फिक्स्ड स्टैंडर्डाइज होता है, इसलिए सभी एथलीट्स एक ही अरेंजमेंट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है स्पीड क्लाइंबिंग में रूट फिक्स होता है, स्टैंडर्डाइज होता है और सभी एथलीट्स हैं एक ही अरेंजमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 क्लाइंबर आमतौर पर एक दूसरे के साथ रेस करते हैं। स्टार्ट सिग्नल, क्लाइंब, टॉप बॉटम टच, टाइम, स्टॉप। जो पहले ऊपर पहुंचता है वो विनर देता है। फॉल्स स्टार्ट की बात करें, अगर एथलीट सिग्नल के बहुत जल्दी बाद शुरू करता है तो फॉल्स स्टार्ट माना जाएगा। कंपटीशन रूल के अनुसार उसे पेनल्टी, डिस्क्वालिफिकेशन मिल सकता है। एक होता है ब्लंडर। ब्लाउडर होता है खिलाड़ी लगभग 4 से 4.5 मीटर ऊंची दीवार पर बिना क्लाइंबिंग रोप के धीरे धीरे छोटे छोटे कठिन रूट को पार करता है। ठीक है। क्रैश पॉड्स, नीचे यहाँ पर क्रैश पैड्स होते हैं। ठीक है। यह केवल ताकत का खेल समझना गलत होगा। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेंथिंग, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्निक यहाँ पर चाहिए। तो ब्लंडर में प्रॉब्लम क्या है, खिलाड़ी को शुरुआत से स्टार्ट होल्ड जोन टॉप तक पहुँचना होता है। जोन होल्ड तक पहुँच जाता है आदमी, तो ब्लाउडर होता है। फिर लीड क्लाइंबिंग होता है। लीड में खिलाड़ी एक बहुत ऊंची, अक्सर 15 मीटर से अधिक ऊंची बॉल पर पहुंचता है लीड क्लाइंबिंग में। सेफ्टी रोप का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकता है लीड क्लाइंबिंग में। ऊपर जाते समय रोप को क्विक ड्रॉ में फ्लिप करता है। ठीक है। 6 मिनट मिलते हैं यहाँ पर। ओलंपिक फॉर्मेट में एथलीट्स को रूट पर चढ़ने के लिए 6 मिनट मिले, इसलिए क्लाइंबर को स्पीड, स्टेमिना और टेक्निक तीनों को संभालना होता है। तो ब्लडर, तो ये यहाँ पर तीनों गेम हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लाउडर, बाउल्डर, स्पीड क्लाइंबिंग, एक होता है बाउल्डर। ठीक है। एक होता है लीड क्लाइंबिंग। फिर ये क्रिकेट है। ओलंपिक चैनल लिस्ट में क्लाइंबिंग के बाद क्रिकेट आता है, इसलिए आप क्रिकेट समझते हैं। क्रिकेट में देखिए 2 टीम होती है, रन बनाओ और आउट करो, वही खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट ग्राउंड में आप देख सकते हैं बैटिंग क्रीज, ग्राउंड, प्रॉपर ग्राउंड होता है। ठीक है। विकेट्स होते हैं, बाउंड्री। क्रिकेट के बारे में तो आपको पता ही है वैसे ही। T20 होता है, ODI होता है, टेस्ट मैच क्रिकेट होता है। तो लॉस एंजल्स 2028 में ओलंपिक गेम्स में वापस शामिल किया गया क्रिकेट को। लॉस एंजल्स 2028 में ओलंपिक गेम में, इसलिए ओलंपिक क्रिकेट में तेज़ सीमित ओवर वाला फॉर्मेट देखने को मिलेगा। स्कोर कैसे मिलता है, ठीक है, ओलंपिक में क्रिकेट को यहाँ पर शामिल किया गया अभी। फिर देखिए क्रॉस कंट्री स्कीइंग है। ठीक है। फिर कर्लिंग है। कर्लिंग देखिए बर्फ़ पर खेला जाता है। खिलाड़ी भारी गोल स्टोन को बर्फ़ पर स्लाइड करते हुए टारगेट एरिया की ओर भेजते हैं। स्टोन को टारगेट के सेंटर के जितना संभव हो सके उतना करीब रखना होता है। ठीक है। तो इसमें आइस के दूसरे छोर पर गोल सर्किल होते हैं, फिर इसको स्लाइड करके वहाँ पर पहुँचाते हैं। तो कर्लिंग का सबसे प्रसिद्ध चीज़ क्या है, जब स्टोन आइस पर स्लाइड कर रहा होता है तो टीममेट उसके सामने ब्रूश या सिप लगाते हैं। इससे आइस की सरफेस पर फ्रिक्शन बदलता है और सही स्वीपिंग से स्टोन ज़्यादा दूर तक जा सकता है।
और इससे पाथ को कुछ हद तक प्रभावित किया जा सकता है। क्या स्पीकिंग स्टोन को धक्का देता है? नहीं। प्लेयर ब्रुश से स्टोन को डायरेक्टली पुश नहीं करते हैं, वे आइस की सरफेस को प्रभावित करते स्टोन की स्पीड, डिस्टेंस और कर्ल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। शॉट टाइप की बात कर लें, कर्लिंग अलग अलग टेक्निकल शॉट्स होते हैं यहाँ पर। फिर चलो छोड़ देते हैं हम। अभी देखिए BMX फ्री स्टाइल पार्क है, इसमें साइकिलिंग से यहाँ पर जो भी जंप है, ट्रांजिशन है, बॉल है, BMX बाइक जैसी होती है। रेस नहीं, यहाँ पर सबसे पहले फिनिश वाला विनर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं BMX रेसिंग। तो ये BMX रेसिंग है, जैसे यहाँ पर है, आप देख सकते हैं BMX रेसिंग, BMX बाइक रेस, BMX रेसिंग। फिर है साइकिलिंग माउंटेन बाइक। तो साइकिलिंग माउंटेन बाइक, माउंटेन पर बाइक चलाना, वही हो गया एक तरीके से। ठीक है, कोर्स कैसा होता है देखिए, कोर्स वैसा ही ऊबड़ खाबड़ जैसा होता है। माउंटेन बाइक भी आप देख सकते हैं कैसी होती है। फिर देखिए एक होता है रोड रेस, साइकिल की रोड रेस होती है, सभी राइडर साथ में रेस करते हैं, साइकिलिंग रोड रेस होती है। ठीक है, ड्राफ्टिंग यहाँ पर होती है। माउंटेन क्लाइंब वाली बाइक होती है, रेस होती है, साइकिलिंग होती है, माउंटेन बाइक। इंडिविजुअल टाइम ट्रायल वाली होती है। एक होता है साइकिलिंग ट्रैक, ट्रैक साइकिलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ट्रैक साइकिलिंग बहुत तेज़ गति से बैंक टर्न पर साइकिलिंग करते हैं। बैड्रॉन कैसा होता है देखिए यहाँ पर, स्प्रिंट। कैरिंग, टीम परस्यूट, मेडिसन। फिर है डाइविंग, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्प्रिंग बोर्ड से पानी में छलांग लगाते हुए हवा में अलग अलग एरोबेटिक बॉडी मूवमेंट किए जाते हैं। डाइविंग में हवा में ही मूवमेंट किए जाते हैं जब ऊपर से छलांग लगाते हैं पानी के अंदर। स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग बोलते हैं इसको। फिर प्लेटफॉर्म डाइविंग, ठीक है, वाटर एंट्री। सिंक्रोनाइजिंग डाइविंग, फिर है इक्विस्ट्रेन, घुड़सवारी है। हॉर्स को मिलकर के कंपटीशन किया करते हैं, इसमें एथलीट्स और हॉर्स मिलकर ओलंपिक स्पोर्ट्स से थोड़ा अलग है। केवल इंसान का परफॉर्मेंस नहीं बल्कि घोड़े और राइडर की पार्टनरशिप भी यहाँ पर देखी जाती है। जंपिंग, इवेंटिंग, घोड़े की सटीक चाल। ठीक है, जंपिंग, बाधाओं को पार करना। इक्विस्ट्रेन जंपिंग विंटर इवेंट 3 खिल के साथ होता है ये। ठीक है,
फिर फेंसिंग है, तलवारबाजी है। कॉम्बैक्ट स्पोर्ट बोलते हैं इसको। फेंसिंग वीपन से अपोनेंट के वैलिड टारगेट एरिया पर हिट करके पॉइंट हासिल किया जाता है। 3 वेपन होते हैं, फॉयल, एपी और सेवर्टी। फॉयल में आप इस तरीके से डंडा होता है। फॉयल हल्का वीपन होता है एक तरीके से। एपी थोड़ा सा भारी हो गया। वैलिड टारगेट यहाँ पर पूरा शरीर होता है, हेड, टॉर्स, आर्म्स, लेग्स आदि। और एपिक में यहाँ पर हम देखें फेंसिंग में, और सेवरी में आप देख सकते हैं वैलिड टारगेट हेड, आर्म और टॉर्स होता है। फुटवर्क यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। लंग्स क्या होता है, लंज में राइडर को तरह दौड़ना नहीं, बल्कि फेंचर अचानक अपना आगे वाला पैर आगे बढ़ाकर बॉडी को टारगेट की तरह ले जाता है और वीपन से अटैक करता है। नेक्स्ट फिर है फिगर स्केटिंग। बर्फ पर किया जाने वाला स्पोर्ट है जिसमें खिलाड़ी स्केटिंग के साथ साथ जंप, स्पिन, स्टेप्स और क्रोनोग्राफी करता है फिगर स्केटिंग में। ठीक है। स्पिन, पेयर स्केटिंग पेयर्स में की जाती है। फिर है फ्लैग फुटबॉल।